बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स है रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स में बंद होता है गोल ब्रैकेट में। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, तो ये आपके पास ये पूरा पेयर क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक हो गया। इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास, यहाँ पे आपका ए है, इसको आप क्या कहते हैं? एब्सिसा। और ये जो सेकेंड आपका एलिमेंट है, इसको आप क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इस एग्जाम्पल में हमारा एब्सिसा 1 है, ऑर्डिनेट जो है वो हमारा 2 है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक आम प्रोडक्ट होता है। मिसाल के तौर पे 2 नंबर आपको दिए हों, 2 और 7, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 14 आता है। लेकिन अगर आपको 2 सेट्स दे दिए जाएं, नॉन एम्प्टी सेट्स होना ज़रूरी है इनके लिए, 2 सेट्स अगर आपको दे दिए जाएं तो इनका अगर आपने जो है ना प्रोडक्ट लेना हो तो उसको A क्रॉस B से लिखते हैं और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है? ये एक सेट होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया जाता है A से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाता है B से। तो इसकी डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से बनती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को भी देखते हैं मजीद। एक सेट लेते हैं हम 1 2 और एक दूसरा सेट हम लेते हैं 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 का पेयर बनाएंगे किसके साथ? 3 के साथ। इधर डेफिनेशन चेक करें, इसके अंदर तमाम अपने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। ऑर्डर्ड पेयर में ये जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ये देखें क्या लिखा हुआ है? A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये पहला एलिमेंट्स पहले सेट से लेना है और ये जो दूसरा एलिमेंट है आपका वो दूसरे सेट से लेना है। ये वाला दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है। तो बेसिकली आपने क्या लिखना है? इसके अंदर तमाम ऑर्डर्ड पेयर लिख देने हैं। अब क्या करेंगे आप? 1 को 3 के साथ पेयर बना के लिखेंगे ऐसे 1 3, यानी पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लिया, तो ये 1 3 बन गया। अब और कोई पेयर बन सकता है? यस बन सकता है। कैसे? अब 1 का पेयर बन सकता है 4 के साथ, तो आप लिखेंगे 1 4। और पेयर बन सकता है? यस अब बन सकता है। अब 2 के साथ हम पेयर बनाएंगे 3 का, 2 के साथ 3 का, और फिर लास्ट में 2 के साथ कोई और भी बन सकता है। यस 2 के साथ 4 बन सकता है। इसके अलावा कोई भी इसमें आपका पेयर नहीं बन सकता। तो इन 2 सेट्स के लिए जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए, इन 2 सेट्स के लिए ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लेने आपने। किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट इस दूसरे सेट B से होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन। कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन बेसिकली हमारे पास कोई भी सबसेट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। तो मिसाल के तौर पे ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है ये वाली, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए अगर हमने बाइनरी रिलेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल R से मैं लिखूंगा इसको। 2 बाइनरी रिलेशन मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक का नाम हम R1 रख देते हैं। अब क्या कह रहा है ये? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यानी कि ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B। इसके टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? A क्रॉस B के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 4 एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स इसके 4 हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स इसके 4 हैं। तो टोटल सबसेट्स निकालने का तरीका मैंने बताया था। 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस A क्रॉस B के टोटल 16 सबसेट बनते हैं। इस A क्रॉस B के टोटल कितने बनते हैं? 16 सबसेट बनते हैं। टोटल इसके 16 सबसेट बनते हैं। उन 16 सबसेट्स में से आप कोई से भी सबसेट ले लें और उनको एक सेट की शक्ल में बंद कर दें, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। तो हम मिसाल के तौर पे एक बाइनरी रिलेशन बनाते हैं 1 3, बस बेशक इसको बंद कर दें, बन गया एक रिलेशन। और इसके अलावा हम एक और रिलेशन बनाते हैं, तो वो हम बना लेते हैं 1 4 और 2 4। लेना अपने इसी में से मैंने ये और ये लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप टोटल इसके 16 बना सकते हैं सबसेट्स। टोटल 16 सबसेट्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 16 इसके रिलेशन बन सकते हैं।
तो मैंने फिलहाल ये दो आपको लिख के दिखाए हैं कि वो किस तरीके से लिखेंगे हम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है आर एक रिलेशन, ये वाला लिख लेते हैं, ये सेकंड वाला मैं लिख लेता हूँ आर 1 4 एंड 2 4 जो मैंने अभी निकाला था 1 4 एंड 2 4। तो डोमेन क्या होगी, बेसिकली डोमेन होगी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो इस रिलेशन की जो मैंने एग्जांपल के तौर पे ली है, इस रिलेशन की जो मेरे पास डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ आर, वो क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है और 2 है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी आपके पास 1 2। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास कौन से हैं, रेंज ऑफ आर आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है आपके पास, दोनों दफा 4 है आपके पास, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो लिखोगे तो आप एक ही दफा ना, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं हम, तो 4 आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन के साथ मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दोस्त नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ एक रिलेशन होगा। यहाँ पे हम इसको साथ साथ देखते हैं, ए और बी आपके पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, यानी खाली सेट नहीं होंगे, कुछ और होंगे। आप देखें इधर से आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, इस ए क्रॉस बी को निकालने का तरीका भी मैंने पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बता दिया कैसे निकालना है। फिर उसके बाद ये क्या लिख रहा है, एफ एक रिलेशन होगा, रिलेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी आप ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसके सबसेट्स में से कोई सबसेट ले लेंगे। अब इसके टोटल रिलेशन तो इस एग्जांपल के अंदर हमने कितने बताए थे आपको, 16 टोटल रिलेशंस तो इसके 16 होंगे इस डेफिनेशन के। लेकिन हर रिलेशन जो सा है वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। कौन सा रिलेशन आपके पास फंक्शन होगा, एफ रिलेशन होना चाहिए, और हम उसको इस तरीके से लिखेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी, पढ़ेंगे इस तरीके से एफ फ्रॉम ए टू बी और लिखेंगे ऐसे एफ, ये दो डॉट सच दैट के लिए यहाँ पे आएगा फ्रॉम ए टू बी विद द कंडीशंस। ठीक हो गया। अब हमें एक बात पता लग गई कि हम ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका सबसेट लेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन के ऊपर दो कंडीशंस लगाएंगे। एक कंडीशन इसकी, दो कंडीशन लगाएंगे टोटल। पहली कंडीशन उसकी ये होगी कि जब हम इस रिलेशन की डोमेन लेंगे वो पहला सेट आना चाहिए आपके पास, ये वाला पहला सेट आपके पास आना चाहिए पूरा का पूरा, ये वाला, यानी कि जब हम उसकी डोमेन लेंगे ना उस रिलेशन की, तो वो पहला सेट होना चाहिए आपके पास पूरा का पूरा। और दूसरी कंडीशन उसकी ये है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू पेयर ऑफ एफ आर नॉट इक्वल, ठीक है, देन एफ इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे उनमें जो पहला एलिमेंट होगा ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरी बात का ये मतलब है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, दो डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन लेकर रखी हुई है मैंने, सिर्फ ये दूसरी कंडीशन समझाने के लिए, ये वाली सेकंड कंडीशन समझाने के लिए मैंने रखी हुई है। उसको हम देख लेते हैं फंक्शन बनाता है कि नहीं बनाता। अब यहाँ पर देख लें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये बात हम मान लेते हैं कि भाई इसका डोमेन जो सी है वो पहले सेट के बराबर भी है और इसका पहला एलिमेंट चूंकि रिपीट नहीं हो रहा तो ये फंक्शन है। अब इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर आप देख सकते हैं, ये देखें 1 रिपीट हो रहा है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। और ये बात हमने मान रखी है इसकी कि पहला सेट जो सा है पहले एलिमेंट्स की जो सी कलेक्शन है, यानी कि डोमेन जो सी है वो पहला सेट के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास आ जाता है पहला इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन क्या है हमारे पास, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इनटू इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b। ठीक हो गया। रेंज बेसिकली क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन क्या कहलाती है आपके पास, रेंज कहलाती है। तो रेंज, अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई रेंज और बी एक ही चीज़ है, ये ज़रा आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी डोमेन होगी फंक्शन अगर बना रहा है, ये इसकी को डोमेन होती है। ठीक है, जो इसका सबसेट होता है ना वो होती है बेसिकली आपके पास रेंज, यानी कि वो एलिमेंट जो इस्तेमाल हो जाए वो रेंज होगी, जो इमेज बन जाए वो रेंज होंगी। तो ये आप देख लीजिएगा, रेंज में और सेकंड सेट में फ़र्क होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये एग्जांपल ली गई है, ये फंक्शन का फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स 3 है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका ए है, और बी आपका सेट है 2 4 6 एंड 8, ये आपका बी सेट है। ठीक हो गया। और रेंज जो सी है वो आपकी कितनी है, या चलें पहले इसके पीछे जो ऑर्डर्ड पेयर उसने बनाए होंगे ना यानी रिलेशन के लिए, वो कौन से हैं, वो देखिए 1 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, 5 किस पे मैप हो रहा है, 6 पे। अब आप चेक कर लें रेंज क्या है, रेंज आपके पास क्या है, इसके अंदर क्या आ रही है, सेकंड एलिमेंट 2, ये 4 और ये 6। ठीक हो गया। अब आप गौर करें, ये रेंज ऑफ एफ आपकी इस एग्जांपल के अंदर 2 4 6 है, 2 4 6, और क्या ये बी का सबसेट नहीं है इसका, 2 4 6 8 का है ना सबसेट, यानी कि ये तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है, तो बेसिकली ये प्रॉपर सबसेट है। तो इस सूरत में हम आपके पास फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन के अगर रेंज जो सी है उस फंक्शन की को डोमेन यानी कि सेट बी का सबसेट हो जाए, उस सूरत में हम फंक्शन को क्या कहेंगे जी, इनटू फंक्शन। तो अब आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ये चीज़ तो हमारी डोमेन कहलाती है, लेकिन ये चीज़ हमारी रेंज नहीं कहलाती, को डोमेन कहलाती है। इसका जो सबसेट होता है वो रेंज होती है, यानी कि वो एलिमेंट जो यूज हो जाएं सेकंड सेट में से वो रेंज होती है। तो फिगर को देख के भी समझ आ जाती है, फिगर को देख के बड़ा आसान होता है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है, सबसे पहले आपने अगर इसको चेक करना है कि फंक्शन है भी कि नहीं, तो आप ये चेक कर लें कि किसी एलिमेंट में से 2 लाइनें तो नहीं निकल रही। अगर किसी एलिमेंट में से इस तरीके से मिसाल के तौर पे 1 से 2 लाइनें निकल रही हैं ना, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो पहली कंडीशन इसकी ओके है, यानी कि फंक्शन बन चुका है ये। ठीक है, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, और ये तमाम इसके हैं टोटल 3 एलिमेंट, तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन बनने के बाद आपने ये चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू है, ये कौन सा है। इनटू फंक्शन के लिए ये होगा कि यहाँ पे अगर जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से कम एक जरूर खाली बचेगा, यानी कि जो यूज नहीं होगा, उस सूरत में वो फंक्शन आपका इनटू हो जाएगा। तो ये आपका इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि रेंज में कुछ भी नहीं बचता, यानी कि जो सेकंड सेट होता है ना ये वाला जिसको मैं को डोमेन बोल रहा था, ये पूरा का पूरा रेंज बन जाता है, यानी कि इसका सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल के लिए आप ये देख लें, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, इसमें से भी एक लाइन निकल रही है, और ये तीनों यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन बनने के बाद ये इनटू है, नो ये इनटू नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, दोनों यूज हो रहे हैं। अगर दोनों यूज हो रहे हैं तो फिर ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, यानी कि जिसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट में वो सारे के सारे अगर यूज हो रहे हैं तो फिर वो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, और इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव। इसके बाद आपके पास वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, फंक्शन का समझने उलट है। फंक्शन के अंदर क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए था, ये वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए था। लेकिन वन वन फंक्शन में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। वन वन फंक्शन में आपके पास सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट। ठीक हो गया। A function f from a to b is 1 1 if second element of no two ordered pairs are same या repeat। अब आप ये देख लें, ये फंक्शन तो बन रहा है, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, दोनों यूज हो रहे हैं, दोनों एक एक दफा यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है ये फंक्शन तो है। अगर फंक्शन बन गया तो यही चेक कर लें, इनटू है, ऑन टू है, या वन वन है। तो ये इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये तो इनटू बन रहा है, ये एग्जाम्पल फिर इसकी नहीं बनती। इसकी एग्जाम्पल अगर आपने इसको बनाना है तो आप इस एरो को इस तरह से ले जाएं,
ठीक है जी, ये एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, सॉरी ये नहीं है, उसी तरीके से बिल्कुल ठीक है। ये 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 फंक्शन है? क्योंकि इसके अंदर सेकंड एलिमेंट आपका रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे कोई से दो एरो आके इकट्ठे टच नहीं हो रहे। चलें इसको देखें ज़रा, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये 1 1 है या नहीं, ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है। आप इसको ज़रा सिंपल वे में लिख लें, ये आपके पास है C1 M1 पे जा रहा है, C2 भी M1 पे जा रहा है। ये देखें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया। तो सेकंड एलिमेंट रिपीट हो जाए तो आपके पास वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये आपके पास जो एग्जांपल है बेटा, जो सी ये एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें चेक करें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है। देखिए 1A पे जा रहा है, 2B पे जा रहा है, और तीसरा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, खैर ये इनटू भी है, इनटू भी है क्योंकि इसमें तीसरा एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और इनटू भी है। जी ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट यूज नहीं हुए। ऑन टू के अंदर ये सारे एलिमेंट इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा जी, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन, अच्छा इसको 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, जैसे ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, इस तरह से 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव इफ इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 हो, यानी सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो, और सरजेक्टिव का मतलब है ऑन टू। ऑन टू का मतलब यह है कि सारे एलिमेंट सेकंड सेट के यूज हों। अब चेक करें, हर एलिमेंट में से एक एरो निकल रहा है, यस ओके। तमाम एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यस ओके। ये फंक्शन बन गया। फंक्शन में से चेक करें, ये 1 1 है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, किसी सेकंड एलिमेंट पे दो एरो आके जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, तो ये फंक्शन 1 1 है। प्लस ये ऑन टू भी है क्योंकि इसके अंदर तीन एलिमेंट है सेकंड सेट में और तीनों यूज हो रहे हैं, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। यहाँ पे 1 1 की जगह पे इंजेक्टिव लिखा हुआ है और सब्जेक्टिव लिखा हुआ है ऑन टू की जगह पे। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर इस तरह 1 1 और ऑन टू का वर्ड यूज नहीं करना तो फिर आप यूं यूज करें जिस तरह लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव बाइजेक्टिव इफ इट इज इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर फंक्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? द फंक्शन दिस y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का बेसिकली फंक्शन जो सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस शक्ल में होती है, mx प्लस c इस शक्ल में होती है। तो यहाँ पे जनरल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे 2x माइनस 3। अब खाली दुनिया में 2 और 3 दो ही नंबर तो नहीं है ना, तो इसलिए उसने जनरल वे में लिखा हुआ है mx प्लस c। m की जगह कोई नंबर होगा, c की जगह पे भी कोई रियल नंबर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन, प्लस bx प्लस c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास उसके करस्पॉन्ड क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होगा, ये वाला आपके पास, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कलेक्शन आपके पास क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर 61 ऑफ बुक। इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, a आपको गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन a। तो रिलेशन जब भी आपने निकालना है सबसे पहले आपने क्रॉस निकालना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अगर दो सेट आपको गिवन होंगे तो आप उन दोनों का निकाल लीजिएगा, मिसाल के तौर पे a और b अगर गिवन हुए तो आप a क्रॉस b निकाल लीजिएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही सेट गिवन है तो फिर आप उसी का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ निकाल लेंगे। तो अभी आपने ध्यान से करना है, ये 1 2 3 4, सेकेंड सेट भी आपके पास वही है 1 2 3 एंड 4। क्रॉस निकालना है, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से। 1 को फिक्स करें, 1 को 1 से लिखूंगा, 1 को 2 से लिखूंगा, 1 को 3 से, 1 को 4 से लिखूंगा। मैं पेयर की शक्ल में लिखना है, 1 1 1 2 1 3 1 4। नाउ अब मैं 2 को फिक्स करूंगा इसको और सब के साथ लिखूंगा, इन चारों के साथ लिखूंगा 2 1 2 2
2 3 2 4। अब इसके बाद 3 को फिक्स करूंगा, तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखूंगा 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। अब उसके बाद क्या करूंगा, इस 4 को फिक्स करूंगा, फिर 4 को पहले किसके साथ लिखूंगा, इस 1 के साथ लिखूंगा 4 1, फिर 4 को 2 से लिखूंगा 4 2, फिर 4 को इस 3 से लिखूंगा 4 3, और फिर 4 को इस 4 से लिखूंगा 4 4। ये लें, ये एक क्रॉस ए निकाल लिया। अब आप दोबारा सवाल को देखते हैं। आगे वो कह रहा है फाइंड द रिलेशन, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। ये वाला रिलेशन आपने निकालना है, आपकी मर्जी का रिलेशन नहीं निकालना आपने, ऐसा रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन है आपका, कैसा रिलेशन निकालना है आपने, जिसमें y इज इक्वल्स टू एक्स हो। y क्या चीज़ है, ये है, x ये है, यानी कि ऐसे एलिमेंट लिखने जहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो। कौन कौन से एलिमेंट है जिनमें ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, एक ये वाला है, ये वाला है 2 2 लिखा हुआ है, ये है 3 3 और ये है 4 4। ये वाले 4 एलिमेंट जस्ट आपने लिखने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये सेट क्लोज हो गया। आगे वो कह रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है, पहला एलिमेंट होता है 1 2 3 4, और रेंज, रेंज निकालनी है तो क्या आएगी, वो भी 1 2 3 एंड 4। तो ये बेटा आपका आंसर है, ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब हुआ, ये लिखा हुआ आपका एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई, यानी कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन दोनों को हम जमा करें तो आंसर 5 आना चाहिए। तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिनमें इन दोनों को मैं जमा करूं आंसर 5 आए। लिखने कहाँ से देखे हैं, वहीं से लेके लिखने जहाँ से पहले लिखे थे। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए हम ग्रीन यूज करते हैं। दो नंबर्स को जमा करें, आंसर 5 आना चाहिए। एक ये 1 प्लस 4 5 होता है, ये 2 प्लस 3 5 होता है, ये है 3 प्लस 2 भी 5 होता है, एंड ये है हमारे पास 4 1, 4 प्लस 1 भी आपके पास 5 होता है। तो ये 4 एलिमेंट लिखेंगे आप, 1 4 2 3 1 4 2 3 3 2 एंड ये 4 1, जिसपे मैंने ग्रीन कलर से टिक लगाया है वो एलिमेंट्स आए सेकंड सेट के। उसके बाद आपने इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होगी आपके पास, 1 2 3 4, और रेंज क्या होगी इसकी आपके पास 1। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है वाई एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी इन दो एलिमेंट्स को जमा करें, आंसर 5 से छोटा है। आंसर 5 से छोटा है, यानी 3 वाले भी शामिल है इसमें, 2 वाले भी शामिल है, 1 वाला शामिल है, 4 वाले भी शामिल है, यानी इन दोनों नंबर्स को हम जमा करें, आंसर 5 से छोटा है। तो ये सेट थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन सारे आपके पास आएंगे। तो आप उसी जगह पर चलें जहाँ पे आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रखा है। तो ये पहले मैं ये वाले टिक रेज कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। क्या ढूंढ रहे हैं जी हम, y प्लस एक्स इज लेस देन 5, 5 से छोटे। इन दोनों को जमा करें, 5 से छोटा है, यस। 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5। ये नहीं आएगा आपका क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए। फिर 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा 3 प्लस 1 4। फिर आपके पास 3 प्लस 2 नहीं आएगा क्योंकि 5 बन जाता है। 3 प्लस 3 6 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है, 4 प्लस 1 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो जिन पे मैंने टिक लगाया ये वाले एलिमेंट्स आएंगे आपके 6, 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 एंड 3 1, 2 1 2 2 एंड 3 1, 2 1
2 2 एंड 3 1। एक दफ़ा रीचेक कर लें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिनका आंसर प्लान से छोटा आता हो। तो ये आपका आएगा 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये 5 बनता है, ये नहीं लिखना क्योंकि 5 से छोटा लिखना है। ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी 5 बनता है, ये 6 बनता है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 6 7 8। तो बिल्कुल ठीक है, जो से हमने 6 एलिमेंट लिखे हैं वही बनते हैं आपके। उसके अलावा कोई भी आपका एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये देख लें रिलेशन, जब वो आपको क्वेश्चन में गिवन दे देगा ना, फिर आपने अपनी मर्जी का सबसेट नहीं लिखना, लिखना आपने इसी में से है, लेकिन लिखना वो वाला जो सा वो कहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन क्या होती है, पहला एलिमेंट होता है 1 2 3, ये 1 रिपीट हो रहा था, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। रेंज, रेंज कौन सी आपकी, सेकंड एलिमेंट है 1 2 3, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो ये आपका आंसर है शायद थर्ड पार्ट का बेटा। ये रिलेशन आपके पास फंक्शन नहीं बनाता, वैसे आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनाता। इसके बाद है x + y इज ग्रेटर देन 5, यानी दोनों को जमा करें 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा कौन सा होता है, 6 6 से 6 7 8 इस तरह के नंबर होने चाहिए। ये 1 + 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। ये 3 4 5 6, ये आपका आएगा। ये 4 5 ये नहीं आएंगे, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, फिर ये 5 है, ये 6 7 और 8। तो जिन पे मैंने टिक लगाया है ये आपके आंसर 5 से बड़े आ रहे हैं, 5 से बड़े आने चाहिए। तो 5 से बड़े वाले आपने लिख लेने हैं। तो आपका एक आया है 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4, फिर 4 2 था, इसके बाद फिर 4 3 और 4 4 4 3 एंड देन 4 4। इनमें से अब आप डोमेन लिख लीजिएगा। डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 रिपीट हो रहा है, फिर ये 4 है, ये सेट क्लोज। रेंज सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट में आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं है, खैर फंक्शन ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। पिक्टोरियल डायग्राम से अब आपने बताना है कि ये फंक्शन कौन सा वाला इन चार में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। सो ये बताएं जी फंक्शन है कि नहीं। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि देखिए इसमें से 2 लाइनें निकल रही हैं, तो ये पहला वाला आपका नॉट अ फंक्शन है। इसके बाद ये वाला बताएं, यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये सेकंड वाला आपका फंक्शन है और इसकी टाइप बताएं कौन सी है, नाम भी लिखना है, अगर फंक्शन बन जाए तो फिर नाम भी लिखना है। अब देखें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब है 1 1 है। सेकंड एलिमेंट में, सेकंड सेट में सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यस ऑन टू है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। सेकंड वाला आपका फंक्शन भी है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। थर्ड वाला बताएं, थर्ड वाले में देखें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। तो थर्ड वाला कौन सा होगा, यहाँ देख करें, किसी एलिमेंट पे 2 दफा आके एरो तो नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, इसका मतलब है 1 1 है। ऑन टू है, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा तो नहीं बच रहा, अगर नहीं बच रहा तो फिर ये ऑन टू है, तो इसका मतलब है थर्ड वाला भी बाइजेक्टिव है। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए बाइजेक्टिव हो जाएगा। नाउ द थर्ड फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन क्या है, फंक्शन है यस, तमाम एलिमेंट एक एक दफा यूज हो रहे हैं, यस हो रहे हैं, यस फंक्शन है, 4 वाला फंक्शन है। नाम लिखना है, नाम लिखना है, नाम लिखते हुए चेक करें क्या ये ऑन टू है, नो ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, ये ऑन टू नहीं है। अच्छा ऑन टू नहीं है, 2 ऑप्शन रहते हैं, एक इनटू और एक 1 1। चेक करें 1 1 है, नहीं है 1 1 क्योंकि इस एलिमेंट पे 2 दफा लाइन आके टकरा रही है, यानी सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया, इसका मतलब है 1 1 में नहीं है। इनटू है, ये क्यों है, क्योंकि इनटू में क्या होता है, रेंज सब सेट होती है सेकंड एलिमेंट का, सेकंड सेट का। तो यहाँ पे रेंज इसकी क्या बन रही है, ये आपका एक्स लिखा हुआ है,
और ये आपका z लिखा हुआ है, एक्स जेड ये सबसेट है किसका, किसका सबसेट है, सेकंड सेट का। सेकंड सेट आपके पास क्या है, ये तीनों एलिमेंट का सेट एक्स वाई जेड। तो ये देखें एक्स जेड इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आपका इनटू है। इनटू क्यों है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया। और वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट पे दो टकरा रहे हैं। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बच गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा बात बता दी। अच्छा जी एक्स आपको गिवन है 3x प्लस 2 और एच एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइंड आपने क्या करना है, जी ऑफ जीरो। जी ऑफ जीरो का मतलब है जी एक्स में ये आपका जी एक्स क्या था 3x प्लस 2, इस x की जगह पे आप जीरो पुट कर दें, दैट्स इट। ये मतलब है इसका जी ऑफ जीरो का। तो आप करेंगे 3 0 प्लस 2, 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 आपके पास क्या आता है 2। सेकंड पार्ट है आपके पास जी ऑफ -3, एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है -3, किस में, जी में या एच में, जी में लिखना है। तो 3 अपनी जगह पे रहेगा, इस एक्स की जगह पे ये वाला एक्स जो सा इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे -3। और ये प्लस 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा। इसको अब हम क्या करेंगे सॉल्व, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा -7। तो ये आपका आंसर। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है जी ऑफ 2/3, एक्स की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे 2/3, किस में लिखेंगे, जी में लिखेंगे इस जगह पर। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3 और ये प्लस 2 एज इट इज, ये 3 और 3 कट के 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 4। इसके बाद एच ऑफ 1, एच वाले का मतलब ये है, इसको आपने यूज करना है एच ऑफ 1, एच ऑफ 1, एच एक्स की जगह पे 1, इस जगह पे 1 लिख देंगे 1। और ऊपर क्या है स्क्वायर एज इट इज है, स्क्वायर लिख देंगे। और आगे क्या है -1, तो ये -1 लिख देंगे। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है आपके पास एच ऑफ -4, एच ऑफ -4, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे -4 और ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास ये स्क्वायर और ये -1 एज इट इज। -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, 16 -1 क्या होता है आपके पास 15। नेक्स्ट है आपके पास एच ऑफ -1/2, एच की जगह पे एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे -1/2, -1/2 और ऊपर ये क्या है स्क्वायर और उसके बाद ये क्या है -1। इसके बाद क्या करेंगे आप -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1, 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 - 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/4। नेक्स्ट है आपके पास गिवन दैट एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है ax प्लस b प्लस 1, एफ एक्स ax प्लस b प्लस 1 ये गिवन है। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ये जो आपके पास नंबर है ना ये कांस्टेंट है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू होगी 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं ये। इफ f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8, ये इसने गिवन दे दिया, ये गिवन है आपके पास f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8। अब f ऑफ 3 का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले इन क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा है, इस x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है आपने, कौन सी जो गिवन देगा वो क्या गिवन दिया उसने 3, किस में रिप्लेस कर देनी है इस f में, x की जगह पे ये देखें x की जगह पे 3, तो x की जगह पे 3 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3a। आगे जो लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने दें प्लस b प्लस 1, आगे ये क्या लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद इसको थोड़ा सेट कर लें, ये 3a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके 8 - 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 7। ओके, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा वापस चल के, यहाँ तक हो गया था हमारा क्वेश्चन यहाँ तक। एंड f ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 14,
दूसरी कंडीशन ये है f ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 14। अब x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। तो 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 14, ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 13। इसको बोलते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ले, अब हमने दो इक्वेशंस बना ली, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बड़ा आसान सवाल है ये। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो b मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें b का कोफिशिएंट क्या है, b का कोफिशिएंट इस जगह पर हमारा 1 है और इधर भी b का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं आपस में, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि b खत्म हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, यानी इक्वेशन 1 लिखूंगा पहले 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस करनी इक्वेशन 2 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13, 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13। क्या करना है हमने, माइनस करना है, माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो 3 यहाँ पे कोफिशिएंट इसका प्लस है, प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये आएगा -3a इज इक्वल टू ऐसे ही 7 माइनस 13 आपके पास क्या होगा -6। ठीक हो गया। अब यहाँ से -3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, a आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -3, a आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इन दोनों का आप कटिंग करेंगे तो 2 आएगा। अब आप इस नंबर को किसी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर सपोज 1। ठीक हो गया। a की वैल्यू को मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। 1 मेरे पास क्या है, ये लिखी हुई है 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, तो एक दफ़ा लिख लेते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, और a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2, 3 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इधर जाके क्या हो जाएगा -6, तो b का आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर है। सो a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, ये वाला भी g(x) गिवन है, a b कांस्टेंट है। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, g ऑफ -1, g ऑफ -1 है आपके पास 0। दूसरी कंडीशन है g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 10। तो x आपके g(x) आपके पास ये गिवन है ऊपर, एक x की जगह पे -1 रखेंगे, माइनस चले a x की जगह पे -1 रखेंगे, प्लस b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा -5, और बल्कि इस तरह कर लें इसको आप लिखा रहने प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। a और b को दूसरी साइड पे ले जाएं, a माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, b प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 5 को वहीं रहने दें। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। g ऑफ 2, x की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे 2, तो ये आपका बन जाएगा x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस x की जगह पे आप लिखेंगे 2 और ये a एज इट इज, आगे प्लस b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज। ये आपके पास बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -5, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 2। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b का कोफिशिएंट है 1, b का कोफिशिएंट इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे डालेंगे हम, वैसे एक निशानी के तौर पे समझा रहा हूँ मैं। b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है -1। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स,
इक्वेशन 1 मेरे पास है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 है। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो दोनों को ऐड करना है तो साइन अब चेंज नहीं होंगे, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे और ये आपके पास आ गया 3a। एक आपके पास आंसर आ जाएगा 10/3। इसको अब आप पुट कर दें किसी इक्वेशन में, पुट इन, सपोज 1 में पुट कर रहा हूँ। 1 मेरे पास क्या थी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ये लिखी हुई है 1, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। इसमें a की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा 10/3, प्लस 5 इधर आगे क्या हो जाएगा -5, और ये माइनस भी दूसरी साइड पे जाएगी क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें, 10 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -5/3 इज इक्वल्स टू बी। तो ये आपका आंसर है ए और बी का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x। f of x क्या गिवन है आपके पास, 5x plus 1 if f of x is equals to 32, if f of x is equals to 32 find the x value। तो जस्ट ये करना है, यहाँ पे f of x आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन में आपके पास f of x 32 है। इसका मतलब ये हुआ कि f x के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1, यानी राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल्स टू 5x, और फर्दर यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 31/5। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है। f of x गिवन है cx² प्लस d, where c and d are constant if f of 1 is equals to 6। गिवन है f of 1 is equals to 6, और सेकेंड इक्वेशन है f of -2 is equals to 10। x की जगह पे आप क्या करेंगे 1, यहाँ पे x की जगह पे 1, c1² प्लस d इज इक्वल्स टू 6, यानी ये c प्लस d इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे -2, x की जगह पे क्या लिखेंगे -2, c अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ -2 इसका स्क्वायर प्लस d इज इक्वल्स टू 10, ये बन जाएगा 4c प्लस d इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक कर लें, d के साथ 1 है, इधर भी d के साथ 1 है, तो अगर कोफिशिएंट सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स क्या, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10, 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या होंगे चेंज, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3c, और ये बनता है आपके पास -4, तो c का आपके पास आंसर आ जाएगा -4/-3, तो c आपके पास आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट हमारे फिक्स स्टेप्स होते हैं हर जगह पर, हर क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन 1 हमारे पास क्या है जी, ये है 1 हमारे पास, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, तो एक दफ़ा इसको लिख लें, c प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे c की जगह पे लिख दें 4/3 प्लस d इज इक्वल्स टू 6, ये 4/3 प्लस इधर जाके क्या कर देंगे दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे, -4/3 हो जाएगा यहाँ जाके। इसके बाद क्या करेंगे जी आप, यहाँ पे एलसीएम बन रहा है हमारे पास, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 6 18 -4, तो ये आपके पास आता है 14/3। तो आपके पास c और d का आंसर आ गया, c आ गया 4/3 और d आपके पास आ गया 14/3। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया।
नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला चैप्टर 4 के साथ हाजिर होंगे। इनको आप तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।